शुभाशीष प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 के सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से नागरिक शास्त्र के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है हमारा संविधान। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, इस पाठ का अध्ययन हम पाठ को 3 भागों में विभाजित करके कर रहे हैं। तो आज भाग 3 की कक्षा शुरू करने से पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि भाग 1 और 2 की कक्षा में हमने अब तक क्या क्या जाना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमने संविधान सभा के बारे में जाना कि 1946 ईस्वी में एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ ही हमने प्रारूप समिति के विषय में चर्चा करते हुए जाना था कि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। उसके बाद हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में जाना कि हमारे संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना दी गई है जिसमें संविधान के उद्देश्य लिखे हैं। यह प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। यह प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान का सार है। यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावना को ही पढ़ ले तो वो समझ सकता है कि भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, इसके आधार क्या हैं और भारतीय संविधान कैसे राज्य की स्थापना करना चाहता है। बच्चों, भाग 2 में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। हमने बाल अधिकारों के बारे में जाना था कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए, उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए बच्चों को बाल अधिकार दिए गए हैं और बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और बच्चों, हमने ये भी जाना था कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश का भी एक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है जिसका कार्यालय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और बच्चों, अब हम देखते हैं कि आज की कक्षा में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले नीति निदेशक तत्व के बारे में जानेंगे, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं। और हम हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद अधिकार और कर्तव्यों के बीच संबंध और इसके अंतर पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ। बच्चों, संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नीति निदेशक तत्व कहते हैं। नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कानून निर्माण करते समय और प्रशासन में नीति निदेशक तत्वों का पालन करे। बच्चों, ये नीति निदेशक तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। ये तत्व राज्य के समक्ष ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिनके आधार पर, जिनके द्वारा एक आर्थिक और सामाजिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों के लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। तो बच्चों, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि यदि राज्य नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं करता तो राज्य के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत नहीं की जा सकती। और बच्चों, नीति निदेशक तत्वों को संविधान का हिस्सा बनाने की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब हम जानेंगे कि ये नीति निदेशक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले, यानी देश के सभी नागरिकों को कार्य करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण भी मिले, आराम
एवं सम्मान से रहने लायक वेतन प्राप्त हो और उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो, ऐसा निर्देश संविधान राज्य को देता है। इसके अलावा अगला निर्देश संविधान देता है कि बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र एवं सम्मान भरा वातावरण प्राप्त हो, यानी राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिसमें बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण प्राप्त हो। राज्य ऐसी नीतियां बनाए जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले, यानी एक जैसे कार्य के लिए लोगों को एक ही जैसा वेतन मिलना चाहिए। स्त्री एवं पुरुषों के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, यानी संविधान निर्देश देता है कि स्त्री और पुरुष यदि एक जैसा कार्य करते हैं तो उन्हें वेतन भी एक जैसा मिलना चाहिए। स्त्री पुरुष के आधार पर वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार ऐसी नीतियां नहीं बनाए जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और कुछ लोग, अन्य लोग निर्धन ही बने रहें, यानी सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी है कि जो लोग धनवान हैं कि जो धन का वितरण समाज में समान रूप से बना रहे। ऐसा ना हो कि धनवान लोग अधिक धनवान हो जाएं और निर्धन हमेशा निर्धन ही बने रहें। बच्चों, अगला नीति निदेशक तत्व है कि सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए नीति बनाई जाए, यानी राज्य ऐसी नीति बनाए कि समाज में सभी स्त्रियों, पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी पर्याप्त रूप से रोजगार प्राप्त हो सके। राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करे जो शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। इसके अलावा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी राज्य का दायित्व है। राज्य को इस तरह की नीति बनानी चाहिए कि निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके, जिससे कि गरीबों को भी न्याय प्राप्त हो सके। आगे है बच्चों, संविधान यह निर्देश देता है राज्य को कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना चाहिए, यानी ऐसी नीति बनाई जाए जिससे कि पर्यावरण की रक्षा हो, वन एवं वन्य जीवों की भी रक्षा हो। राज्य को यह भी निर्देशित किया गया है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रख के अलग रखे, यानी सरकार से न्यायपालिका को अलग रखे। और इसके अलावा संविधान राज्य को यह भी निर्देश देता है कि वो ऐसे प्रयास करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सुरक्षा भी बनी रहे, यानी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करना है। तो बच्चों, ये थे कुछ मुख्य नीति निदेशक तत्व जो कि हमारे संविधान में वर्णित हैं। अब हम जानेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। बच्चों, पिछले भाग में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। तो जहां राज्य हमें मौलिक अधिकार देता है, वहीं हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। बच्चों, प्रत्येक सभ्य समाज में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, मनुष्यों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं और राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को ही अधिकार कहा जाता है। जहां राज्य हमें अधिकार प्रदान करता है, वहीं सब नागरिकों से कुछ कर्तव्यों की भी आशा की जाती है। बच्चों, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य अधिकारों का स्वामी बनता है। ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ अधिकार ही हैं, बल्कि अधिकारों का उपयोग करने के लिए हमें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। बच्चों, जिस तरह मिट्टी में बीज डालने से, उसमें पानी लगाने से और फिर उसकी देखभाल करने से फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह से कर्तव्यों का पालन करने से अधिकारों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमारे संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य हैं
जिनका पालन राष्ट्र हित में प्रत्येक नागरिक को जीवन पर्यंत यानी सदैव करना होता है। जब 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा था। मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया है। इनके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बच्चों, हम सबका कर्तव्य है कि अपने संविधान का पालन करें, संवैधानिक संस्थाओं का, आदर्शों का सम्मान करें, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का भी सम्मान करें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। बच्चों, आप जानते हो कि हमारा देश 200 वर्ष तक, लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया। स्वतंत्रता के लिए किया गया ये आंदोलन कुछ आदर्शों पर आधारित था, जैसे अहिंसा में विश्वास, संवैधानिक साधनों में विश्वास, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता आदि। स्वतंत्रता सेनानियों ने इन आदर्शों से प्रेरित होकर संग्राम किया, आंदोलन किया, संघर्ष किया और सफल भी हुए। स्वतंत्र भारत में इन सभी आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इन्हीं आदर्शों के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। इसीलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि इन आदर्शों को अपने हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। बच्चों, हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता को, इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखें, इसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना होने दें। यानी अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगला मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अपने देश की रक्षा के लिए यदि कभी आह्वान किया जाए तो हमें अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। बच्चों, हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। यानी हमें समाज में सबको एक समझना है, हम सब एक हैं। भाईचारे की भावना का आपस में निर्माण करें जो कि हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर हो, और हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। बच्चों, अगला मौलिक कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। बच्चों, भारतीय संस्कृति अनेक उच्च आदर्शों और उच्च मूल्यों से परिपूर्ण है। हमें अपनी संस्कृति की महानता को समझना चाहिए, इसके लिए गौरव का अनुभव करें और इसका हम सम्मान करें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि आते हैं, इनकी रक्षा करें और इनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। तो बच्चों, अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसके अंतर्गत वन, झील, नदी आदि आते हैं, हम इन्हें प्रदूषित ना करें, इनकी स्वच्छता की तरफ हम ध्यान दें और वन्य जीवों की रक्षा करें। और बच्चों, जब हमारे हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव होगा तभी तो हम वन्य जीवों की रक्षा कर सकेंगे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। बच्चों, सड़कें, रेलवे, सरकारी बसें, सरकारी अस्पताल, सरकारी संस्थान, ये सब सार्वजनिक संपत्ति होती है। सार्वजनिक संपत्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की होती है। हम सबका ये कर्तव्य है कि देश की सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, उसकी रक्षा करें, उससे कोई नुकसान ना पहुंचाएं और लड़ाई झगड़ों तथा हिंसा से सदैव दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। तो बच्चों, हमें देखो, कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक देश के विकास में योगदान करे। इसलिए हम सबको अपने जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में
एक दूसरे से आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। सभी कारोबारों में लगे लोगों का भी यह कर्तव्य है कि वो अपने कार्य को ईमानदारी से करें, अपने कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की कुशलता दिखाएं और अपनी कार्य कुशलता को निरंतर बढ़ाते रहें। तभी यह राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों की तरफ पहुंच सकता है। और बच्चों, साथ है कि हर माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के अपने सभी बच्चों को, अपने सभी पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया है। यानी हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आप जानते हो बच्चों कि शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार सभी बच्चों को प्राप्त है, लेकिन वो अपने इस अधिकार का लाभ तभी उठा सकते हैं जब प्रत्येक अभिभावक अपने इस कर्तव्य की पूर्ति करे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो बच्चों, ये थे हमारे मौलिक अधिकार जिनका संविधान में वर्णन किया गया है। बच्चों, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 11 है। मूल अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। बच्चों, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। बच्चों, हमारे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमें सिर्फ अधिकारों की ही मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। बिना कर्तव्यों के अधिकार खोखले होते हैं। तो जैसे बच्चों, यदि हमारा ये अधिकार है कि हमें भाव और अभिव्यक्ति का एक मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी इस तरह की बातें ना कहें जिससे अन्य लोगों के दिल को, हृदय को ठेस पहुंचे। तो ये एक तरफ हमारा मौलिक अधिकार है भाव अभिव्यक्ति का, दूसरी तरफ हमारा मौलिक कर्तव्य है कि ऐसी कोई बात ना कहें जो समाज में किसी को ठेस पहुंचाए। इसके अतिरिक्त हमें यह स्वतंत्रता है कि हम अपने देश में कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप कहीं पहाड़ों पर, कहीं नदियों के आसपास, झीलों के आसपास घूमने जाते हैं तो ये तो आपका अधिकार है, लेकिन साथ ही आपका यह कर्तव्य है कि आप प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, नदियों को, झीलों को गंदा ना करें। और कहीं भी आने जाने के लिए यदि हम सार्वजनिक संपत्ति जैसे बसों को और रेल को इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम इस सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं, उनकी रक्षा करें। और बच्चों, अब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक तत्वों में समानता के सिद्धांत को समाहित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, बल्कि महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के पक्ष में राज्य सरकारों को सकारात्मक नीतियां बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। यानी हमारा जो संविधान है वह समानता के सिद्धांत को समाहित करता है, जिसमें संविधान महिलाओं को भी समानता के अधिकार देता है और राज्य सरकारों को भी इसके लिए सकारात्मक नीतियां बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो बच्चों, आज हमने जाना नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं जो राज्य के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं और राज्य के सामने ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिनके आधार पर राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। हमने अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जाना कि सन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। साथ ही हमने मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में अंतर और संबंध के बारे में जाना कि जहां हमारे अधिकार और कर्तव्यों में गहरा संबंध है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि यदि हमें भाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो साथ में हमारा कर्तव्य है कि कोई ऐसी बात ना कहें जिससे समाज में दूसरे लोगों के हृदय को, उसकी भावना को ठेस पहुंचे। यदि हमें अपने रीति रिवाजों को अपनाने की,
उनके अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है, तो साथ ही हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम समाज में अन्य लोगों को भी उनके रीति रिवाजों को अपनाने में कोई अड़चन ना डालें। और अंतर क्या होता है? तो बच्चों, अधिकार वे होते हैं जो हम अपने लिए दूसरों के द्वारा किए जाने की आशा रखते हैं, और कर्तव्य वे कार्य होते हैं जिन्हें हम स्वयं दूसरों के प्रति करते हैं। तो ये अधिकार और कर्तव्यों में अंतर होता है। अब बच्चों, इस पाठ को दोहराने के लिए आपके सामने कुछ गतिविधियां हैं। पहले है ये रिक्त स्थान। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने हेतु कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य को निर्देशित किया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या रखे बच्चों? जोड़ के रखे या अलग रखे? क्या रखे? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे, यानी अलग रखे। बच्चों को अपने विकास के लिए कैसा वातावरण मिलना चाहिए? बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र एवं सम्मान भरा वातावरण मिलना चाहिए। ऐसा यह हमारे संविधान में वर्णित एक नीति निर्देशक तत्व है। बच्चों, अगला रिक्त स्थान है कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की किस चीज का प्रयास करना चाहिए? वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। तो ये खाली स्थान नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर थे। अगली गतिविधि भी रिक्त स्थानों की है। यह रिक्त स्थान मौलिक कर्तव्यों पर आधारित है। तो बच्चों, सबसे पहला रिक्त स्थान है कि मौलिक कर्तव्यों को सन डैश में संविधान में जोड़ा गया। तो बच्चों बताइए, कब जोड़ा गया? क्या हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा हुआ था? नहीं, मौलिक कर्तव्यों को सन 1976 में जोड़ा गया है। यानी जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की आवश्यकता हुई और फिर 1976 ईस्वी में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। हर माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को रिक्त स्थान के लिए अवसर प्रदान करें। किस चीज के लिए अवसर प्रदान करें? तो बच्चों, ये है शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, और बच्चों को ये शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कानूनी रूप से प्राप्त अधिकार है। इसलिए हर माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष के अपने सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। आगे है बच्चों, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है बच्चों? मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। संविधान द्वारा नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो बच्चों, संविधान द्वारा नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब बच्चों, आपके सामने ये गतिविधि है। इसमें आपके सामने कुछ कथन लिखे हैं, जिनमें से कुछ कथन गलत हैं और कुछ कथन सही हैं। आपको सही के सामने सही और गलत के सामने गलत लिखना है। सबसे पहला कथन है, नीति निर्देशक तत्वों के लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय में शरण ली जा सकती है। विचारो बच्चों, हमने क्या जाना था? क्या नीति निर्देशक तत्वों के लागू न होने पर राज्य के खिलाफ न्यायालय में शरण ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती। इसलिए यह कथन गलत है, क्योंकि यदि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकती। हमारा कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। सोचिए बच्चों, क्या अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है या नहीं है? ये कथन बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे अपने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। अगला कथन है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना केवल सरकार का कर्तव्य है। तो बच्चों, अभी हमने जाना था रेल, बस, सड़कें, सार्वजनिक स्थान,
डाक खाने, ये सब सार्वजनिक संपत्ति होती है, यानी सारे राष्ट्र की संपत्ति होती है। तो क्या इसकी रक्षा करना केवल सरकार का कर्तव्य है? यह कथन गलत है, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। आगे है बच्चों कि प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वन, झील, नदी, इन सबको हम स्वच्छ रखें, इनकी रक्षा करें, इनका संवर्धन करें और वन्य जीवों की भी रक्षा करें। आगे है बच्चों कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं। तो सोचिए, क्या अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं? ये कथन बिल्कुल सही है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम अधिकारों के स्वामी बनते हैं, यानी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्तव्यों का पालन किए अधिकार एकदम खोखले होते हैं, व्यर्थ होते हैं और स्वार्थपूर्ण होते हैं। अब बच्चों, आपके सामने ये अभ्यास कार्य है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ को अच्छी तरह से दोहराएंगे और फिर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी है? तो बच्चों, हमने अभी चर्चा की थी कि नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। ये राज्य के सामने ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसके द्वारा राज्य में सभी का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो इस तरह से आपको नीति निदेशक तत्वों की विशेष महत्व के बारे में लिखना है। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में कोई एक अंतर बताइए। तो बच्चों, मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्ति से संबंधित हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व पूरे समाज से संबंधित हैं, कल्याणकारी राज्य से संबंधित हैं। मौलिक अधिकारों में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अवसर और कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व होते हैं। इसके अलावा एक और अंतर है कि नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लागू न होने की स्थिति में राज्य के विरुद्ध कोई शिकायत न्यायालय में दर्ज नहीं कराई जा सकती। बच्चों, अगला प्रश्न है कि संविधान में दिए गए किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। हमने अभी 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा, तो आपको उन 11 में से कोई 2 मौलिक कर्तव्य लिखने हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उदाहरण देकर समझाइए। बच्चों, अभी हमने जाना कि हमें यह स्वतंत्रता है कि हम अपने देश में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जहां भी हम जाएं वहां पर हम स्वच्छता का ध्यान रखें। मान लीजिए कि आप नदियों के आसपास, समुद्र के आसपास, पहाड़ों पर कहीं घूमने जाते हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप वहां पर पर्यावरण की रक्षा करें। जहां हम घूमने जा रहे हैं वहां किसी तरह की गंदगी ना फैलाएं, और यदि सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने का हमें अधिकार है तो हमारा कर्तव्य है कि हम कोशिश करें कि सार्वजनिक संपत्ति को हमारे द्वारा कोई नुकसान ना पहुंचे। तो बच्चों, अब आपके सामने प्रोजेक्ट कार्य है। आपको एक चार्ट पेपर पे अपने मौलिक कर्तव्यों को लिखना है और उसे अपनी कक्षा में लगाना है। बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अब एक नए पाठ के साथ अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।